हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 मंजरी बुक से चैप्टर 9 जिसका शीर्षक है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ हिंदी प्रेमी शायजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की बातचीत पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे शायजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग उन पर चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। खादी क्या अपनाई, संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो चला उनका। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी शायजी माकिनो से। उनकी बातचीत पर आधारित प्रश्न है, भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? तो उसका आंसर है कि सन 1958 ईस्वी की बात है। मुझे फुजी गुरुजी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। वे सन 1931 ईस्वी से गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही रहते थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूं, पर आज 45 वर्ष होने चले हैं। अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजी गुरुजी ने ही मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई। उनके बातचीत पर आधारित अगला प्रश्न है, हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? तो इसका उत्तर उन्होंने दिया कि अप्रैल सन 1959 ईस्वी पंढरपुर सूर्योदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्यनम कम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक के मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सीखना बहुत मुश्किल काम था। मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी, पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी युकिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, हिंदी सीखने के लिए उन्हें वर्गा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक वो हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्र रही हैं। फिर उनसे अगला प्रश्न किया गया कि सेवाग्राम में रहकर आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। उनसे अगला प्रश्न किया गया, गुरुदेव टैगोर के साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन का परिसर के प्रकृति सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरे कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज स्पष्ट सुन सकते थे। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपना जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण कितना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियां सुनाती रहेंगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों ने से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। उनसे अगला प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? तो उन्होंने उत्तर दिया, सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीकी से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषी के रूप में मैंने 400 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया।
यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अगला प्रश्न किया गया कि क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाएं जैसी ही हैं। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन प्रति इससे जुड़ा रहूं, यही मेरी कामना है। उनसे अगला प्रश्न किया गया है कि जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो उन्होंने उत्तर दिया, जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर पढ़ाई हिंदी में होती है। भारत के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब बीए कोर्स भी है और हर साल बहुत से लोग बीए की परीक्षा में बैठते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बांग्ला भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता या कोलकाता एशिया का दरवाजा है। एक समय में सबसे ज्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। अगला प्रश्न किया गया है, जापान और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रत हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। प्रोफेसर तोशियो नाकाब ने भीष्म शाहनी के तमस का जापानी में अनुवाद किया। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की है। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद भी किया है। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोसोकामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। प्रोफेसर शकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया है। उनसे अगला प्रश्न किया गया कि आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है। तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया। प्रश्न उनसे किया गया कि इसके अलावा आपने और कई पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, टैगोर और गांधी एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनः विचार और सिंहावलोकन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है, भारतवर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा। उनसे प्रश्न किया गया कि आज की नई पीढ़ी जो पश्चिम सभ्यता के पीछे भाग रही, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है। यह बड़ी दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। प्रश्न आगे किया गया, लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन कौन से शौक है? उन्होंने उत्तर दिया, मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जहां जाता हूँ फूल पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं। उनसे प्रश्न किया गया कि अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतना उसकी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। साइजी मकीनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए? इसका आंसर है, साइजी मकीनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 में गांधी जी की सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। सेकंड प्रश्न है, साइजी मकीनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषता बताई है? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि शांति निकेतन के प्रकृति सौंदर्य में साइजी मकीनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। थर्ड प्रश्न है, साइजी मकीनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? तो इसका आंसर है, ग्वालियर में जापानी तकनीक से बिरला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे, अतः साइजी मकीनो वहां दुभाषी के रूप में गए।
फोर्थ प्रश्न है साईं जी की क्या कामना है? तो इसका आंसर है साईं जी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वो जीवन प्रति इससे जुड़े रहे। 5 प्रश्न है जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो इसका आंसर है जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। 6 प्रश्न है साईं जी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है? तो इसका आंसर है साईं जी का पाठकों के संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। 7 प्रश्न है शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है। इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द को जोड़कर 3 नए शब्द बनाइए। तो इसका आंसर है शांति दूत, शांति सदन, शांति भवन। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।